आज का जो वीडियो है फिरोजपुर डिवीज़न में जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले डाल रखा है चैनल पे, उसमें हमने 60 सवाल लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 61 से शुरू करेंगे। ट्रेन दुर्घटना में गोल्डन आवर क्या होता है? देखिए, जब भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो उसके शुरुआती कुछ ऐसे घंटे होते हैं जिन्हें गोल्डन आवर कहा जाता है, और उन घंटों को गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है ताकि अगर उन घंटों में अगर मदद पहुंच सके, तत्काल अगर वहां पे मदद पहुंच जाए तो काफ़ी जान माल को बचाया जा सकता है। यानी ऐसे घायल लोग जिनको अगर उस घंटे के दौरान अगर मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरी तरह से मदद मिल जाए तो उनकी जान को बचाया जा सकता है, तो उन घंटों को गोल्डन आवर कहा जाता है। और ये जो गोल्डन आवर होता है ये होता है 1 घंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा क 1 घंटा। जो पहला घंटा होता है रेल दुर्घटना का उसे गोल्डन आवर कहा जाता है, और उस दौरान अगर मदद पहुंच जाती है तो बहुत लोगों के जान को बचाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 62। दुर्घटना की स्थिति में रात में एआरटी के चलने का समय क्या है? राइट आंसर होगा इसका ख 45 मिनट। सवाल नंबर 63। पति के लापता होने पे विवाहित बेटी को पास में शामिल किया जा सकता है कितने साल बाद? 4 ऑप्शन है, 1 साल, 3 साल, 7 साल या फिर 10 साल। राइट आंसर होगा ग 7 साल। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 64। HOER नियमों के अनुसार इसेंशियली इंटरमिटेंट कर्मचारियों के लिए लॉगन अवधि क्या होती है? जो लॉगन अवधि है वो पूछा जा रहा है क्या होती है? राइट आंसर होगा ग 12 घंटे। अगला सवाल, सवाल नंबर 65। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ कर्नाटक। सवाल नंबर 66। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? राइट आंसर होगा इसका क अनुच्छेद 110। अगला सवाल, सवाल नंबर 67। एशियाई खेल 2023 में भारत ने स्वर्ण पदक जीते थे, कितने स्वर्ण पदक जीते थे? राइट आंसर होगा ख 28। सवाल नंबर 68। भारत की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? राइट आंसर होगा ग ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी ये सारी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। सवाल नंबर 69। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? राइट आंसर होगा ख 1931। सवाल नंबर 70। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ग कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 71। यहाँ पे आधा सवाल आया हिंदी में, आधा नहीं आया, तो इंग्लिश में देख लेते हैं इसका। 71। व्हाट इज न्यू व्हील डायमीटर ऑफ वंदे भारत कोच? वंदे भारत कोच के जो नया व्हील होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा घ 952 mm। 952 mm वंदे भारत का होता है। और अगर हम ICF की बात करें तो ICF का होता है 915 mm, और LHB जो है LHB का भी होता है 915 mm। यहाँ पे नए में साइज़ होता है, जबकि वंदे भारत का 952 mm होता है। और इसके व्हील साइज़ को बड़ा इसलिए रखा गया है क्योंकि वंदे भारत के जितने भी इक्विपमेंट हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, ज़्यादातर सारे अंडर फ्रेम है। यानी जो उसका कंप्रेसर है, ट्रांसफार्मर है, बैटरी बॉक्स है, सारी चीज़ें अंडर फ्रेम में है, तो इसलिए थोड़ा सा व्हील की हाइट को बढ़ाया गया है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 72। 16 कोच के वंदे भारत रैक में पावर मोटरिंग वाले एक्सेल की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, वंदे भारत के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो वंदे भारत से आने वाले इस तरह के सारे सवालों को आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि जो 16 कोच का अगर कोई वंदे भारत है तो उस पूरे रेक में जो पावर मोटरिंग वाले एक्सल है वहाँ पे उनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पावर मोटरिंग होती है, यानी कि जो ट्रैक्शन मोटर की यहाँ बात हो रही है, जो ट्रैक्शन मोटर होता है वो किस कोच में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी हर कोच में ट्रैक्शन मोटर लगा है, नहीं। वहाँ पे एक MC कोच होता है, MC, इसको बोलते हैं मोटर कोच। इसी के अंदर यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। अब MC कोच है, उसके अंदर 4 एक्सल होते हैं, तो यहाँ पे 4 ट्रैक्शन मोटर हो गए, यानी कि एक MC कोच में 4 यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर हो गए। तो कुल मिला के जो हमारा एक 16 कोच का जो वंदे भारत रेक होता है उसमें हो गया, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हम कोच मानते हैं। जो पहला कोच है ये DTC होता है, ड्राइवर ट्रेलर कोच, ठीक है। फिर ये हो जाता है MC मोटर कोच, फिर ये हो जाता है TC ट्रेलर कोच, और फिर ये हो जाता है MC2 यानी कि मोटर कोच 2, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो ये NDTC हो जाता है, नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच, NDTC हो जाता है। फिर ये MC हो जाता है, फिर ये TC हो जाता है, फिर ये MC2 हो जाता है।
तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो ये MC होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 टोटल 8 MC कोच होते हैं एक वंदे भारत में, यानी मोटर कोच जो होते हैं टोटल 8 होते हैं और एक कोच में 4 एक्सल होता है। तो 8 कोच में 32 एक्सल 32 एक्सल हो गए। तो कुल मिलाकर जितने एक्सल होते हैं उतने ही यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर होता है। तो टोटल 32 ट्रैक्शन मोटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क, 32 यहाँ पे एक्सल होगी जिसमें पावर मोटरिंग लगे होंगे। तो वंदे भारत के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप एक बार समझ लेना उसका जो फॉर्मेशन है। हो सकता है मैंने अभी जो यहाँ बताया हो सकता है इसमें कुछ मैंने गलत बता दिया हो, DTC MC TC MC NDTC, लेकिन जहाँ तक अभी मुझे याद आ रहा है कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन होता है। तो अगर 16 कोच की बात की जाए तो 32 हो जाएगा और अगर यहाँ पे 8 कोच की बात की जाए तो वहाँ 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 16 कोच के वंदे भारत रैक में पावर मोटरिंग वाले एक्सल की संख्या पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा 32। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, वंदे भारत रैक में किस कोच में मुख्य ट्रांसफार्मर होता है? तो यहाँ भी ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने उस वीडियो में बताया कि किस में यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो TC में होता है, ट्रेलर कोच। राइट आंसर होगा क, TC ट्रेलर कोच। और TC के ऊपर ही पेंटो लगा होता है जो कि ऊपर से OHE से बिजली लेता है, तो वो ट्रेलर कोच के ऊपर ही लगा होता है। और अगर हम 8 कोच में बात करें तो 8 कोच में 2 TC होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया। तो देखिए यहाँ पे ये एक TC हो गया और ये एक TC हो गया। तो 8 कोच में 2 TC और अगर 16 कोच के रैक की बात की जाए तो उसमें 4 TC होंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 74, 8 कोच वंदे भारत रैक में TC कोच कितने होते हैं? देखिए वही सवाल आ गया कि 8 कोच का अगर रैक है वंदे भारत का तो उसमें जो TC है वो कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले जो होता है ये होता है DTC ड्राइवर ट्रेलर कोच, पहला होता है जिसमें से ड्राइवर इसको चलाता है, जो आप इसको इंजन जिसको कह सकते हैं। हालांकि इसमें इंजन जैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर इसी कोच में बैठ के पूरे गाड़ी को चलाता है। इसके बाद होता है MC मोटर कोच, इसके बाद होता है TC ट्रेलर कोच और फिर होता है MC2। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे टोटल ये 4 कोच। अब अगर है यहाँ पे 8 कोच की बात हो रही है तो अभी ये दूसरी तरफ जब आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फिर ये MC और फिर हो जाएगा यहाँ पे TC और फिर ये हो जाएगा MC और फिर ये हो जाएगा DTC। ठीक है, तो गाड़ी इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, दोनों तरफ से चल सकती है, गाड़ी को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टोटल अगर हम TC कोच की बात करें तो देखिए 2 TC कोच हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क, 2 TC कोच। यानी एक वंदे भारत अगर 8 कोच का एक वंदे भारत रैक है तो उसमें 2 TC कोच होंगे। ठीक है, 2 TC होंगे यानी ट्रेलर कोच 2 होंगे। और अगर 16 कोच वाले वंदे भारत रैक की बात की जाए तो उसमें 4 TC होंगे। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, मैंने वंदे भारत के फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाया, एक बार जाकर देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 75, वंदे भारत ट्रेन की डिपो जांच कब की जाती है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, हर 6 दिन या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए तो यहाँ पे डिपो जांच की जाती है। सवाल नंबर 76, वंदे भारत के कर्षण के लिए मुख्य ट्रांसफार्मर की कितनी सेकेंडरी वाइंडिंग जिम्मेदार होती है या कितनी सेकेंडरी वायरिंग होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? राइट आंसर होगा ग, यहाँ पे 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, वंदे भारत में गियर अनुपात मुख्य पिनियन की कितनी होती है? और राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ख, 98:19, 98:19। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 78, इनमें से वंदे भारत की मूल इकाई गठन कौन सी है? यानी जो वंदे भारत होती है उसका जो फॉर्मेशन पूछा जाता है कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। पहले इंजन होता है, उसके बाद कौन सा कोच होता है, उसके बाद कौन सा कोच होता है, उसके बाद कौन सा कोच होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, पहले यहाँ पे NDT लिखा है, फिर MC लिखा है, फिर TC, फिर NDTC। तो ये यहाँ पे हमारा जो सही फॉर्मेशन है वो होगा ये यहाँ पे C हो जाएगा, ये वाला DTC MC TC और MC। DTC यानी ग हो जाएगा DTC MC TC और MC। DTC मतलब ड्राइवर ट्रेलर कोच, MC मतलब मोटर कोच और TC मतलब ट्रेलर कोच और MC मतलब फिर मोटर कोच। तो ये मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था और इस फॉर्मेशन का वीडियो मैं बनाया हूँ, जाके आप वीडियो एक बार मेरा जरूर देखना चैनल पे वंदे भारत का। ठीक है, बहुत कुछ आपको उसमें सीखने को मिल जाएगा। सवाल नंबर 79, T18 यानी ट्रेन 18 की अधिकतम परीक्षण गति कितनी है? और राइट आंसर हो जाएगा इसका B, 176 किलोमीटर प्रति घंटा।
सवाल नंबर 80, देखिए T18 का मतलब ट्रेन 18 और ट्रेन 18 का मतलब वंदे भारत। और ये ट्रेन 18 क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2018 में इस ट्रेन को बनाया गया था पहली बार, इसलिए इसका नाम पहले T18 था, ट्रेन 18 था, जिसको बाद में वंदे भारत कह दिया गया। T18 का अधिकतम एक्सल लोड कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे सी 17 टन, 17 टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 81, ASFI वाल्व तब सक्रिय हो जाएगा जब नीचे एयर स्प्रिंग बेलो में हवा का दबाव हो जाएगा। कितना हवा का दबाव होगा? तो जो हमारे एयर स्प्रिंग बेलो है वो उसमें हवा का कितना दबाव होगा कि ASFI वाल्व सक्रिय हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे क, 0.1 प्लस माइनस 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 82, फुल सर्विस अनुप्रयोग के दौरान बीपी का दबाव कम हो जाता है, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है बीपी का प्रेशर जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क, यहाँ पे 0.1 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इतना दबाव कम हो जाता है जब फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो बीपी का प्रेशर इतना कम हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 83, कोचिंग में 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ब्रेक सिलेंडर भरने में लगने वाला समय कितना होता है, यानी ब्रेकिंग समय पूछ रहा है कितना होता है कोचिंग के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा क, 3 से 5 सेकंड। 3 से 5 सेकंड के अंदर 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का जो प्रेशर है वो ब्रेक सिलेंडर में पहुंच जाता है। सवाल नंबर 84, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में कोचिंग के लिए ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, 90 प्लस माइनस 10 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 85, माल वैगन में डर्ट कलेक्टर की संख्या कितनी होती है? देखिए वैगन में डर्ट कलेक्टर की संख्या पूछी जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक क, यानी कि एक। लेकिन यहाँ पे सोचने एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर ट्विन पाइप सिस्टम है तो उसमें जो डर्ट कलेक्टर की संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक एफपी होगा, एक पाइप जो होगा वो एफपी होगा और एक पाइप जो होगा वो बीपी होगा, और दोनों में ही डर्ट कलेक्टर लगे होंगे। तो अगर ट्विन पाइप है तो एफपी बीपी दोनों में एक एक लगा होगा तो 2 हो जाएगा, और अगर सिंगल पाइप है तो वहाँ पे एक ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एफपी पाइप तो होता नहीं है, सिर्फ बीपी पाइप ब्रेक पाइप होता है जिसे हम ट्रेन पाइप भी कहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक डर्ट कलेक्टर होता है। तो यहाँ पे बस ये पूछा गया है माल वैगन में डर्ट कलेक्टर की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे ट्विन पाइप नहीं लिखा हो गया है। अगर स्पेशली ट्विन पाइप के लिए सवाल रहता है तो ट्विन पाइप लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर क मानेंगे, यानी कि 1 मानेंगे। सवाल नंबर 86, एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? जो एलएचबी कोच होता है उसके ब्रेक सिलेंडर का व्यास होता है 255 mm, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, 255 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 87, बॉक्सन वैगन में बोगी होती है। जो बॉक्सन वैगन होता है उसमें जो बोगी का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी बोगी होती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैसनप 22, यूआईसी फैब्रिकेटेड, कास्ट स्टील बोगी या फिर डायमंड फ्रेम बोगी। तो यहाँ पे सिंपल से इसका आंसर होगा क, कैसनप 22W, इस बोगी का इस्तेमाल होता है बॉक्सन वैगन में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 88, बीएलसी वैगन में एक इकाई होती है, कौन सी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ख, 2A कार और 3B कार। इसका मतलब मुझे भी डिटेल में नहीं मालूम है, तो मैं भी इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। अगर आप में से किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हर चीज़ हर किसी को आए ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है? तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 89, बीएलसी वैगन में पहिए का कंडमिंग व्यास क्या होती है? जो बीएलसी वैगन होते हैं उसमें जो व्हील कंडमिंग साइज पूछा जाता है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग, 780 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 90, 56 वैगन से अधिक के रैक में अंतिम वैगन में बीपी में हवा का दबाव बनाए रखा जाएगा। यानी अगर 56 वैगन से अधिक, अगर वैगन का उससे बड़ा कोई रैक है, कोई ऐसा रैक है जिसमें 56 वैगन से अधिक वैगन लगे हुए हैं, तो जो बीपी का प्रेशर है वो गार्ड वैन में, यानी सबसे आखिर में जो भी वहाँ पे लगा हुआ है गार्ड वैन, वहाँ पे कितना मिनिमम प्रेशर होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ख, 4.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कम नहीं होना चाहिए, 4.7 से कम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 91, वैगन नंबरिंग सिस्टम में तीसरा और चौथा नंबर क्या इंगित करता है? जो वैगन नंबर सिस्टम होता है, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, अगर उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे कि जो वैगन का नंबरिंग सिस्टम है वो क्या है। उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो नंबर किस किस चीज़ को दर्शाते हैं, तो उसमें से ये सवाल निकल के आए। एक बार जरूर मेरे उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में उसमें से एक ना एक सवाल निकल के आता है। कम से कम 2 से 3 नंबर आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप वैगन का नंबरिंग सिस्टम जान गए तो देखिए जो ये पहला, तीसरा और चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि तीसरा और चौथा नंबर क्या दिखाता है,
तो ये दिखाता है ऑनिंग रेलवे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क। स्वामित्व रेलवे यानी कि किस रेलवे का वो वैगन है, वो चीज़ वो नंबर ये बताता है। और हर रेलवे को एक नंबर अलॉट किया गया है और जिस रेलवे का वैगन है उस पर जो अलॉटेड नंबर है वो लिखा रहेगा। तो नंबर देख के आप समझ जाएंगे कि ये ACCR का है, SWR का है या एनी रेलवे का है। तो आप एक बार वैगन नंबरिंग सिस्टम वाला मेरा वीडियो देख लेना। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 92। ट्रेन में आग लगने को किस प्रकार की दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है? ट्रेन में अगर आग लग जाती है तो उसको किस क्लास के एक्सीडेंट में उसको माना जाता है? जो भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसको क्लास में बांटा गया है कि A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। तो आग लगने वाली जो दुर्घटना होती है उसको किस क्लास में माना जाता है, किस क्लास की दुर्घटना होती है? तो राइट आंसर होगा ख, B क्लास। आग लगने वाली घटना को B क्लास दुर्घटना माना जाता है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 93। कैसनॉव 22 HS बोगी में स्नबर स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे HS का मतलब हाई स्पीड होता है, तो हाई स्पीड वाली जो बोगी होती है उसमें स्नबर स्प्रिंग की संख्या पूछी जा रही है। तो राइट आंसर होगा ख, 4 होते हैं स्नबर स्प्रिंग। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 94। ऑटोमोबाइल ले जाने के लिए किस प्रकार के वैगन का उपयोग किया जाता है? जो ऑटोमोबाइल यानी जो ट्रैक्टर, कार वगैरह जिन ट्रेनों में लेके जाया जाता है, गुड्स गाड़ियों में लेके जाया जाता है, उनका जो कोड होता है वो क्या होता है, उस कोड क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ग, NMG। NMG उस वैगन का कोड होता है जिसमें ऑटोमोबाइल्स यानी कार, ट्रैक्टर वगैरह ले जाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। सवाल नंबर 95। अग्निशामक यंत्र को फिर से भरा जाता है, यानी जो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनको कब रिफिल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क, 1 वर्ष के बाद। सवाल नंबर 96। किस ब्रेक वैन में ICF ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है? गुड्स के किस ब्रेक वैन में ICF ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग, VVZI में ICF ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 97। VTPN वैगन की कोडल लाइफ कितने साल होती है? राइट आंसर होगा इसका 40 यानी कि ख, 40 साल कोडल लाइफ होती है। सवाल नंबर 98। किस वैगन का उपयोग इंजीनियरिंग विभाग के लिए गिट्टी के परिवहन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, BOBYN का इस्तेमाल इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा गिट्टी ढोने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 99। LHB प्रकार के ब्रेक लगेज सह जनरेटर कार का कोडिफिकेशन क्या है? जो LHB में ब्रेक लगेज और जो जनरेटर एक ही में होता है, ब्रेक लगेज भी होता है और उसमें जनरेटर भी होता है, तो जो वो कोच होता है उसका मतलब कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग, LWLRRM। अगला सवाल, सवाल नंबर 100। बायो टॉयलेट टैंक में प्रारंभ में इनोकुलम की कितनी मात्रा चार्ज की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ख, 120 लीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 101। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ख, 10 सदस्य। सवाल नंबर 102। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क, BG खेर। BG खेर जो थे राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 103। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा क, नेपाली। नेपाली भाषा जो है 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा में शामिल है। सवाल नंबर 104। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुई? राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे घ, 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965। सवाल नंबर 105। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा इसका ग, ललित नारायण मिश्रा जी ने पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 106। तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ख, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौखिक लेखन पुरस्कार योजना। सवाल नंबर 107। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन आता है? राइट आंसर का होगा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सवाल नंबर 108। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? राइट आंसर का ग, प्रबोध। सवाल नंबर 109। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? राइट आंसर होगा इसका ख, 2 बार होती है। सवाल नंबर 110 जो कि हमारा आखिरी सवाल है आज का। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर और नागर हवेली
और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ग, क्षेत्र ख में आते हैं। देखिए मैंने राजभाषा के ऊपर भी बहुत शानदार वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे राजभाषा का वीडियो देख लेते हैं, 2 मैंने वीडियो बनाया है, उसमें 30-40 सवाल हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए राजभाषा से आने वाले हर सवाल का आप जवाब दे देंगे। उसमें जितने भी राजभाषा से सवाल आते हैं एग्जाम में, चाहे वो टेक्नीशियन के लिए हो चाहे जेई के लिए हो, सारे सवाल जवाब उसमें कवर किए गए, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए आप मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट उनमें जानकारियाँ मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपको ये सारे जो पीडीएफ चाहिए होते हैं तो देखिए अगर आप चैनल का मेंबरशिप ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।